आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी बता सकता है मुझे? यस, लास्ट सीट, ब्लैक टी शर्ट, यस मिस्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो क्लास 11 में पढ़ा हो आप सर। अच्छा, आपसे नहीं पूछूंगा सर, आपने नहीं पढ़ा होगा, आप स्किप कर गए होगे। ठीक है, दीदी से पूछते हैं। भारतीय जॉइंट स्टॉक कंपनी, सर आपने पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने पढ़ा होगा मिस जॉइंट स्टॉक कंपनी, बताइए। इससे पूछते हैं, एंजल दी आपने पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। देखिए, जानना जरूरी क्यों है मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 24 मार्क्स का जी। उसमें से 18 मार्क्स शेयर्स के हैं और 6 मार्क्स डिबेंचर्स के हैं। जो 18 मार्क्स शेयर्स के हैं उसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं, और माइट बी द पॉसिबिलिटी कि एक एमसीक्यू आपका थ्योरी बेस्ड आ जाए। इसलिए जानना जरूरी है कि क्या आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। दीदी से पूछते हैं, दीदी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एनी गेसेस, एनीवन? गेस कर लो, गलत हो जाएगा, सही तो हमें वैसे ही नहीं आता। अ टाइप ऑफ ज्वाइंट वेंचर, गलत हो गया। नहीं, आज मैं बोलने वाला था दीदी तेरे सारे आंसर सही जा रहे हैं आजकल, बट मेरे को कहना नहीं चाहिए, गलत हो गया। ज्वाइंट वेंचर इज अ रॉन्ग थिंग। और कोई बताएगा सब? ओके, बचपन में मैं इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ता था कभी कभी, तो हमेशा एक लाइन आती थी छोटी क्लास में, 3rd और 4th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1 इज अ पर्सन, 2 इज अ कंपनी करके। ऐसा वर्ड सुना है आपने? नहीं, चलो। तो जहां पर भी एक से ज्यादा लोग होते हैं हम लोग जनरली उसे कंपनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा गुप्ता जी की कंपनी में हूं मैं, इट मीन्स गुप्ता जी के साथ हूं मैं, गुप्ता जी की बात सुन रहा हूं, गुप्ता जी से बात कर रहा हूं, गुप्ता जी के साथ बैठा हूं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूजुअली कंपनी बोल रहे हैं। तो कंपनी का पुराने जमाने में जो मीनिंग होता था, दैट वाज सिंपली एन एसोसिएशन। अब एसोसिएशन तो पता होगा ना क्या होता है? व्हाट इज एन एसोसिएशन? अ ग्रुप और अ गैदरिंग और एसोसिएशन। सो एसोसिएशन, प्रदीप सर, एसोसिएशन। बेटा वोकैबुलरी के अलग से पैसे ले लूंगा अगली बार तुमने नहीं बताया तो। ठीक, यस, एसोसिएशन। ऑल्टरनेटिव बता दो एसोसिएशन का। अच्छा, आप लोग के इस एज में ना, नॉर्मली आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में ग्रुप्स होते होंगे, 4-5 बच्चों का एक दोस्तों का ग्रुप होता होगा जो दूसरों के अगेंस्ट में खड़ा होता होगा लड़ने के लिए। तो ये ग्रुप भी तो एक एसोसिएशन ही है, दैट कुड बी अ कंपनी। चलो और बताओ। सॉरी, कम्युनिटी हो सकती है। आप किसी सोसाइटी में रहते हो जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, दैट्स आल्सो एन एसोसिएशन, वो भी एक कंपनी हो सकती है। तो डे टू डे लैंग्वेज में कंपनी का मतलब होता है एक एसोसिएशन। एक एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप, एक ग्रुप जो साथ मिलकर कोई काम कर रहा है या साथ मिलकर रह रहा है। इनिशियली तो यही है। अब इसको अकाउंटेंसी में ले जाते हैं। अकाउंटेंसी में जब भी हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आईसीए 2013। आईसीए का फुल फॉर्म सर? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेक्शन 2E। E stands for subsection, 2 stands for section। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन E, यहां पे कंपनी की डेफिनेशन लिखी गई है। अब मुझे बताओ कि डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन लंबी होती है, मीनिंग छोटा होता है। वेरी गुड दीदी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ा, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। हाँ जी सर। डिफाइन करना और मीनिंग मतलब मीन करना। गजब है यार। हाँ, दीदी से पूछते हैं लास्ट सीट। यस, डेफिनेशन और मीनिंग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन देते थे डिफाइन, और कई बार देते थे गिव द मीनिंग ऑफ। तो दोनों में क्या फर्क है? हमें तो एक ही आंसर आता था, हम एक ही लिखाते थे। व्हाट्स द डिफरेंस? ओके, एक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप में से किसी का कोई निक नेम है? निक नेम पता है ना, घर पे क्या बोलते हैं आपको? सर बताएंगे, कोई किसी का निक नेम हो? कुछ अंतरिक्ष, आपका निक नेम? अपी। ओके, तो अगर स्कूल में जा रहा है, ये जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है और पूछते हैं व्हाट्स योर नेम? अपी, तो क्या वो इसका इंटरव्यू ले पाएंगे? नहीं ना, मुश्किल है। सिमिलरली मैं स्कूल में था तो मेरा पूरा नाम राहुल आनंद है, तो ज्यादातर दोस्त आनंद बुलाते थे क्योंकि बहुत सारे राहुल होते हैं, कॉमन हो जाता है वर्ड। तो जनरली कास्ट से आइडेंटिफाई करते थे कि आनंद है। तो टेक्निकली है क्या कि समटाइम्स हम लोग किसी को जनरली डे टू डे लाइफ में प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं या उसको बुलाते हैं, और जनरली किसी चीज का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन का नाम है अनुष्का कपूर, तो ये अनुष्का कपूर इज अ फॉर्मल नेम।
अब इसका कोई एब्रीविएशन हो सकता है, कोई घर का नाम हो सकता है, दैट्स अ डे टू डे थिंग जो काफी कैजुअल हो सकता है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. मुझे बताओगे ऐसा कुछ? दिल्ली पब्लिक स्कूल को शॉर्ट में डीपीएस बोलते हैं. दैट्स अ कैजुअल थिंग ना. आर्मी पब्लिक स्कूल. अच्छा, वेरी गुड. और कुछ ऐसा बताओ, आपका घर का कोई नाम? शर्म आ रही है? अच्छा, आर्यन है. ओके, आपका सर? किसी और का? सर रौनिक कह रहा है बता नहीं सकता. ऐसा घर के नाम होते ही अजीब है ना. कौन बताता है पब्लिकली घर के नाम? बट स्टिल कुछ तो होंगे. हाँ बताओ. मेरा तो घर का कोई नाम ही नहीं है बेटा. राहुल नाम का और क्या एब्रीविएशन करोगे? राहु बोल नहीं सकते थे, उनको ग्रह नक्षत्र बिगड़ते हुए दिखते थे, वो कहते तो ब्लंडर हो जाएगा. मेरा नाम बड़ा वियर्ड है, मतलब लाइक ठीक है, बहुत वियर्ड था. चलो. अरे वो एक ना, जब मेरा मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मेरी मम्मा बहुत मानती थी, तो एक पंडित जी के पास गई, उन्होंने मेरी कुंडली देख के बोले इसका नाम रख दो हरि मोहन. तो 2-3 साल तक मेरे घर वाले मेरे को हरी हरी बुलाते थे. तो मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आता था, ये हरी के आजादी की जंग लड़के आया है, इसका नाम हरी रखा हुआ है. तो बाद में चेंज करके फिर राहुल रखा गया. तो इनिशियली 2-3 साल तक था, उसके बाद घर वालों ने बदल दिया. और ऐसा कुछ? राजा बाबू सर? यार ऐसा मत बोल यार, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी. हाँ, सोशल्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं. नहीं, सॉरी, पानी मंगा रहा हूँ बेटा. और कोई बताएंगे सर? एनीवन? किसी का कोई निकनेम? हाँ, सैम. ओके, और बताइए. मनोविराज, आपका कोई निकनेम सर? कोई नहीं है. हृदय कह रहा अब तो बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, ब्लैक टी शर्ट, आपका कोई निकनेम सर? ब्लैक टी शर्ट. चलिए, ओके, अब ध्यान से देखिएगा. तो पहली चीज तो समझ में आ जाती है कि डेफिनेशन हमेशा फॉर्मल होता है और मीनिंग हमेशा इनफॉर्मल होगा. तो अभी हम जब बात करेंगे सेक्शन 2 की, तो यहां पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, मीनिंग की बात नहीं करेंगे. और डेफिनेशन हमेशा कैसी होती है? फॉर्मल होती है. तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या शुरू करते हैं? अ कंपनी इज अ कंपनी. ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात इंडियन कंपनीज एक्ट कहता है. ठीक है सर, थोड़ा फोकस करेंगे यहां पे, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. अ कंपनी इज अ कंपनी, ये बात इंडियन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 कहता है. अब यहां पे 2 कंपनीज हैं. तो ये जो पहला वाला कंपनी है, दैट्स द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में कंपनी. और ये जो दूसरा वाला कंपनी है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या मैं इसे कह सकता हूं अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या हम बोल सकते हैं कि कोई भी कंपनी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है. क्या हम इसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कंपनी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज formed and registered under this act or any previous act. अब इसको समझेंगे सब. वो कह रहे हैं कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे या तो 2013 के अकॉर्डिंग बनाया गया हो. दिस मतलब है इस वाले एक्ट की बात कर रहे हैं 2013 की, या इससे पहले अगर इंडिया में कोई दूसरा कानून चलता था तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया. यानी कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसे बनाने के लिए या तो 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करा गया हो, या इससे पहले अगर देश में कोई दूसरा कानून चलता था तो उसको फॉलो करा गया हो. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है तो उसे क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा. एम आई क्लियर दिस थिंग? बकवास है, कुछ नहीं समझ में आया होगा. हाँ सर क्लियर है समथिंग. डेफिनेशन ही तो इसमें समझने वाला है क्या? अब ये डेफिनेशन ना किसी को समझ में नहीं आती. इंडिया में अगर हम लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ओनर्स हैं कंपनी के, तो ये हमारे लिए रेलेवेंस होल्ड करती है. बट हम तो स्टूडेंट्स हैं. हमें एक 5 साल के बच्चे को समझाना हो बेटा वो कंपनी है, तो कैसे समझाएंगे? अ कंपनी इज अ कंपनी. वो कहेगा भैया को कुछ नहीं आता. नॉर्मल यही है ना. अब जैसे मैं बताता हूँ, बड़ा अजीब है, तुम लोग माइंड नहीं करना, ठीक है? हम लोग टीचर्स हैं, करना नहीं चाहिए, टीचर्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए. मैं क्लास 7th-8th में पढ़ता था, तो मेरे घर पे एक होम ट्यूटर पढ़ाने आते थे. इसकी एज के थे, 12th में पढ़ते होंगे, तो मेरे को पढ़ाने आते थे. वो ना मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसे समझाते थे, देख बेटा इसको प्लस करा ये आया, इसको प्लस करा ये आया, समझ गया ना तू? मैं कहता था हाँ सर समझ गया, क्योंकि पता ही चला किसको क्या प्लस करा आपने. तो टेक्निकली छोटे बच्चों को नहीं बता सकते आप ऐसे कि कंपनी इज अ कंपनी. छोटे बच्चों को समझाने के लिए उसको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, मीनिंग देना पड़ेगा. तो मीनिंग क्या है उसकी शुरुआत अब हम करते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्लास 11th में जब आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते होगे तो एक प्रोमिनेंट आप कह सकते हो फिलोसोफर का नाम आपने पढ़ा होगा, जिनका नाम है लॉर्ड हैनी. सुना है कभी?
लॉर्ड हैनी, लॉर्ड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ही वाज अ जस्टिस, जस्टिस समझ में आता है, जज जो होते हैं, और हैनी इसलिए वर्ड है क्योंकि उनका नाम रखा गया था घर वालों ने, ठीक है। हाँ, तो लॉर्ड हैनी एक फिलोसोफर थे, एक जज थे, एक लीगल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कंपनी को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करा। अब वो डेफिनेशन से पहले मुझे कुछ याद आ गया, किससे पूछें? चलो बानी से पूछते हैं। बानी दीदी, मैंने सुना है कुछ लोग अपने बिजनेस को नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी, हाँ दैट्स ट्रू, नाम है। और बताओ, नवरंग स्वीट्स नाम है, और बताओ, मंगलम स्वीट्स भी नाम है। खाने की बात शुरू हो जाए बस फिर तो बैक टू बैक नाम याद आते रहेंगे। आर्यन पब्लिक स्कूल नाम है, और बताओ, एपीएस नाम है, और बताओ दीदी। मैं बोलूं फिर? नहीं, चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? CWS, ओके। और कोई बिजनेस का नाम बताओ, एनी बिजनेस नेम दीदी। एक ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, इसका नाम हो सकता है जी मार्ट, ठीक है। कोई एंटरप्राइजेस हो सकता है जिसका नाम हो सकता है एबीसी एंटरप्राइजेस। तो ऑर्गेनाइजेशंस को नेम्स क्यों दिए जाते हैं? व्हाई? हम ये भी तो कह सकते हैं ये मेरी दुकान है, बाहर लिखा हो हमारी दुकान। व्हाई डू वी गिव द नेम्स? सॉरी, नहीं, सेपरेट एंटिटी तो इज अ नेक्स्ट थिंग, वो तो बात की बात है। अब नाम देना जरूरी क्यों है? लीगली अलग है नहीं है वो तो हमारा कंसर्न नहीं है, नाम क्यों दे? हम ये भी तो लिख सकते हैं दुकान, बाहर लिखना है कोचिंग के बाहर, अगर मेरे को नाम लिखना हो लिख सकता हूं क्लासेस। किसकी? तो मैं अपने नाम से भी तो चला सकता था, राहुल आनंद क्लासेस। तो मैंने अपना नाम यूज नहीं करा, मैंने एक आर्टिफिशियल नेम यूज करा, एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएट करी। जब मैं कह रहा हूं मैंने एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएट करी, मतलब एक आइडेंटिटी को डेवलप करा। किसी भी बिजनेस का अगर आप कोई नाम देते हो तो उसका एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस हो जाता है। आप लोगों ने देखो घरों के बाहर नेम प्लेट्स लगाई जाती हैं, घरों के नाम होते हैं। मुझे बताओ कि कुछ पॉपुलर नेम्स जो आपने घरों के सुने हो, घर के बाहर नेम प्लेट लगी हो, नाम लिखा हो। हरि निवास, ओके। सॉरी, कपूर हाउस, ओके। सुन रहा हूं, और बताइए। एनीवन एल्स? क्या कह रहे हैं? आई एम गेटिंग यू। और कोई नाम बताओ सर। दीदी आपके घर के नाम कोई प्लेट लगी है बाहर? मैंने लिखवाया था, मेरा जब घर बना तो मैंने लिखवाया इंस्पायर। घर के बाहर भी 4 साल लगाया, घर वालों ने बात नहीं करी 4 साल, ठीक है। बोले इतना ऑब्सेशन भी ठीक नहीं होता, अभी हटाया ना 2-3 महीने पहले। तो नॉर्मली क्योंकि मेरे को था ना कि आइडेंटिटी नाम वो होना चाहिए जो मैं देना चाहूं, जिससे मैं पहचानूं। तो मेरे को घर का नाम जो मर्जी रखना है मैं रख सकता हूं ना, मेरे मर्जी है। इस तरह से आपकी मर्जी होगी कि आप अपने कास्ट के बेसिस पे, अपने नेम के बेसिस पे, अपने पेरेंट्स के नेम के बेसिस पे, भगवान के नाम के बेसिस पे, किसी भी नाम पे आप रख सकते हो। लाइक अ फेमस एक्टर इज देयर, उनके घर का नाम मन्नत है। तो मन्नत क्यों रखा? उन्होंने एक आइडेंटिटी दे दी घर को। या किसी एक्टर के घर का नाम जलसा है तो उन्होंने घर का नाम जलसा क्यों रखा? उन्होंने आइडेंटिटी दे दी घर को। ये जो आर्टिफिशियल नेम्स होते हैं इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया में अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन कौन होता है? जिसकी आइडेंटिटी हो। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती। तो क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन है? नहीं, ये नेचुरल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। ये इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल पर्सन है? यस, क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं। ठीक है। आप में से कोई ऐसा इंसान है, वैसे उम्मीद कम है, जिसने अपनी कार या बाइक का नाम रखे हो? नहीं, वो भी नहीं बताएगा ना, एम्बैरेसमेंट की वजह हो जाता है। तो ठीक है, और बताओ, और किसी चीज के नाम आपने रखे हो? टॉयज के नाम रखते हैं छोटे बच्चे ना, वो अपने खिलौनों के नाम रख देते हैं। अनुष्का ने भी रखे होंगे कभी अपने? नहीं, चलो ठीक है, और बताओ। एनीथिंग एल्स जिसका नॉमेनक्लेचर आपने कभी करा हो? सब वैसे सब कुछ तो होगा पीछे गर्ल्स में। एनीवन? नहीं, चलो। तो अ कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब 5 मिनट का एक छोटा सा टास्क देता हूं। रुद्रपुर शहर में कोई ऐसे 10 बिजनेस के नाम लिखो जिसकी आइडेंटिटी से आप उसे पहचानते हो। ओनर को नहीं जानते बट आप उस बिजनेस को उसके नाम से पहचानते हो। ट्राई करो, जस्ट राइट डाउन, थिंक ऑफ समथिंग। बस नवरंग स्वीट्स मेरा पेटेंटेड है, कोई कॉपी नहीं करेगा। वो मैं ही दे सकता हूं, वो पहला मैं ही दे सकता हूं। नवरंग और अंबर पे मेरा राइट है, ठीक है, वो मैं ही दूंगा बस। क्या हुआ? नहीं, अभी ये वाली डालूंगा ना। पक्का डन।
हरिया बेटा 10 बिजनेसेस जिसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। डीपीएस लिख दे यार, तेरे हाथ में तो नोटबुक भी है। नहीं, कॉपीराइट है। क्या हुआ? क्या चीज? नाम का नाम रजिस्टर्ड है ना, अब रजिस्टर्ड है। सोचो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर? डन माधव जी? जीआरडी मत लिख देना भाई यार, तो तभी तो कह रहा हूं अपने बिजनेस का नाम मत लिखो। मैंने क्या गलत बोल दिया? बैठी है पीछे, उसी को देख के तो बोला है। डरता हूं क्या मैं किससे? हाँ, बस एम्यूनिटी से जब तक सैलरी मिल रही है तब तक करता हूं। हो गया सर? डन सर? क्या लिखा बताइए? मेट्रोपोलिस मॉल। वेरी गुड, कीप इट अप। और बताओ। भारतीयम, एपीएस जेपीएस क्या चल रहा है ये? सरदार जी के मोमोज, गुलाब स्वीट्स, अरोड़ा हैंडलूम्स। शर्म आनी चाहिए, सारे स्कूल के नाम लिख देगी तो कैसे काम चलेगा? डोमिनोज भी है? स्पेलिंग है डोमिनोज की, कहां से लग रही है बताना। ये क्या है? साइन नहीं करना थे दीदी। क्या है ये? अनेजा बेकरी वाला बच्चा चला गया अभी। और क्या लिखा है? मैड ओवर मिल्क शेक बुलाता हूँ, रुक। हाँ लिख दे। हाँ, पेन लिख करके छोड़ दे, दूसरा पेन देता हूँ। चलिए हो गया, डन। कोई नहीं, इट्स ओके सर, हो गया नाम। अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई बच्चों ने नाम लिखे हैं स्कूल्स के, जैसे आर्यन पब्लिक स्कूल डीपीएस। कई बच्चों ने स्वीट शॉप्स के नाम लिखे हैं। कई बच्चों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, जैसे मैड ओवर मिल्क शेक्स। पहली बात तो मैं बता दूं, मैड ओवर मिल्क शेक्स हो, आर्यन पब्लिक स्कूल हो, डीपीएस हो, ये कंपनीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल पर्सन में पर्सन का मतलब है जिसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, और आर्टिफिशियल मतलब जिसकी लाइफ ना हो। तो ऑब्वियसली बात है, मैड ओवर मिल्क शेक की लाइफ तो नहीं है ना, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपके अकॉर्डिंग है और उसकी एक अपनी आइडेंटिटी भी है। बट गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती है कि व्हेन वी से आर्टिफिशियल पर्सन, देन इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब ये क्रिएटेड बाय लॉ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज अगर ये बच्चा गुस्से में आके अलायंस में जाके अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दे, इंस्पायर क्लासेस, तो क्या इंस्पायर क्लासेस इसकी हो जाएगी? क्या इंस्पायर क्लासेस के लिए ये जाना जाएगा? नहीं ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोर्ड नाम कोई भी यूज कर सकता है। मैंने भी जब पहली बार नाम यूज करा होगा तो कहीं ना कहीं सुना होगा, तभी तो यूज करा होगा। तो अगर आप लिख रहे हो मैड ओवर मिल्क शेक्स और आप गूगल करोगे तो ना, तो कम से कम 50,000 बिजनेसेस होंगे जिनका नाम होगा मैड ओवर मिल्क शेक्स। माइंड मत करना भाई अगर जिसका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नवरंग स्वीट्स देखोगे, मंगलम स्वीट्स देखोगे, तो रुद्रपुर में 5 होंगे, मंगलम स्वीट्स है, दिनेशपुर, गदरपुर सब मिला के। तो व्हेन वी से क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसे आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराया हुआ है। अगर आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराया हुआ है तब तो वो आर्टिफिशियल पर्सन आपके लिए कंपनी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन आपके लिए कंपनी नहीं है। आज की डेट में बिजनेस बनाना सबसे आसान है। इंस्टाग्राम पे एक नाम रख दो, बिजनेस बन जाता है। क्योंकि आपने आइडेंटिटी तो देनी थी, आपने इंस्टाग्राम पे नाम रख दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में जब तक रजिस्टर्ड नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ नहीं है, तब तक वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। आपने जितने भी नाम लिखे, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा नाम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा? विनोद पुस्तक भंडार होगा, मैकडॉनल्ड्स होगा, सॉरी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा। रेडिसन का पूरा नाम है दून वैली कॉर्पोरेशन बेटा, जो रुद्रपुर में। हाँ जी, और बताइए। लेंसकार्ट होगा, ठीक है, और बताइए।
नवरंग स्वीट्स भी होगा, ठीक है, सॉरी सोनिया भी होगा, ठीक है। तो इनका ये ब्रांड नेम्स हैं। जब आप नवरंग स्वीट्स बोलते हो, आप होटल सोनिया बोलते हो, आप रेडिसन बोलते हो, दीज आर द ब्रांड नेम्स। इनकी ओरिजिनल कंपनी कुछ और है। लाइक अभी इंस्पायर की भी अगर आप बात करो, इंस्पायर इज अ ब्रांड नेम। इंस्पायर की जो ओरिजिनल कंपनी है दैट्स देयर करियर सॉल्यूशंस। तो देयर करियर सॉल्यूशंस की सब ऑर्डिनेट या एक ब्रांड नेम चलता है इंस्पायर के नाम से। तो व्हेन वी से इंस्पायर क्लासेस, आई एम सॉरी इट्स नॉट अ कंपनी। जब हम बोलेंगे देयर करियर सॉल्यूशंस, यस इट इज अ कंपनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। तो कई बार मार्केट में कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, ब्रांड नेम अलग सिलेक्ट करते हैं और कंपनी अलग होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसे लॉ ने क्रिएट करा है, ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन को हम लोग कंपनी बोलेंगे। याद रहेगा सर? तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, लिखेंगे एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। An artificial person created by law. An artificial person created by law, having a separate legal entity. An artificial person created by law having a separate legal entity. Having a separate legal entity. An artificial person created by law having a separate legal entity. Sir, स्कूल बेटा ना तो कोई कंपनी है ना ही कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। स्कूल इज अ सोसाइटी। सोसाइटी के लॉ अलग होते हैं, उनमें नंबर ऑफ पीपल अलग चलते हैं, उनका पूरा का पूरा अकाउंटिंग से लेकर बिजनेस अलग चलता है। उनको हम नॉर्मल कंपनीज नहीं बनाते, स्कूल्स कभी नहीं बन सकते। चलिए अब इसका एक और पॉइंट लेते हैं। नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, अब यहां पे तीन चीजें हैं। पहला है सेपरेट, दूसरा है लीगल और तीसरा है एंटिटी। तीनों को डाइसेक्ट करके चलेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक फोन खरीदा जियो का, आपने देखा होगा कीपैड वाला फोन आता है। वो खराब हो गया, एक दिन खराब हो गया, मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब लाइक अच्छा तो नहीं लगता है आप बात करो अचानक से फोन खराब हो जाए। मैंने इमीडिएटली अंबानी जी को फोन मिलाया, मैंने कहा तुम्हारा फोन खराब हो गया, ठीक करके जाओ। उन्होंने पुलिस भेज दी, बोले उठा के लाओ। मैं कोर्ट चला गया, मैंने कहा जज साहब जियो कंपनी किसकी है? रिलायंस की। रिलायंस का मालिक कौन है? मिस्टर मुकेश अंबानी। तो ऑब्वियस सी बात है मैं ओनर से ही तो बात करूंगा ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताओ क्या मैं ओनर से कह सकता हूं कि तुम्हारा फोन खराब है, तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो? नहीं कह सकता ना। बात मानते हो ना इस बात को? चलो कल को मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुमसे पैसे ले लिए और मैंने फिर कोचिंग बंद कर दी, तो तुम मुझसे तो नहीं कह सकते ना, तुम इंस्पायर क्लासेस से जाके कहोगे। अच्छा अंबानी के केस में इट्स ओके, और मेरे केस में मैं ही पढ़ाऊंगा। अंबानी भी ओनर है, मैं भी ओनर हूं, बात तो एक ही है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? अच्छा तो अब स्केल पे कमेंट होंगे, पर्सनल हो रहे हो तुम थोड़ा सा। चलो ठीक है, नहीं बात तो सही कह रहा है, लेकिन स्केल वाली बात थोड़ी हर्ट कर गई मेरे को। आज दिन में दूसरा इंसिडेंस हो गया ऐसा, मैं ध्यान रखूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यही चीज ले लेते हैं, मान लो नवरंग स्वीट्स पे आप गए, आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम करा, वो अप टू द मार्क सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो आप ओनर से कंप्लेन करोगे, ओनर के पास जाओगे, ओनर क्या बोलेगा? नवरंग स्वीट से बात करो, हमसे क्या लेना देना, हम तो ओनर हैं। नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कानून की नजरों में ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। डे टू डे लाइफ में सेम हो सकते हैं, मेरे बिजनेस के लिए मैं ही ओनर हूं, मैं ही काम कर रहा हूं, मेरा ही बिजनेस है। लेकिन कानून की नजरों में अगर ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं तो उसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर आप अंबानी के केस की बात करो तो आपने अंबानी का फोन नहीं खरीदा, आपने जियो कॉर्पोरेशन का फोन खरीदा। जियो कॉर्पोरेशन अलग है और मिस्टर मुकेश अंबानी अलग है। दोनों अपने अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक को दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। ठीक, समझ में आता है? और एग्जाम्पल लेते हैं, रतन टाटा की बात करते हैं। रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक कंपनी है टाटा मोटर्स करके। तो टाटा मोटर्स की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। टाटा की गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो रतन टाटा जी को बातें सुनाने के लिए ईमेल नहीं करते होगे, या तुम कैसे बेकार इंसान थे, तुमने घटिया गाड़ियां बनाई है, क्योंकि एक्चुअली में वो कंपनी के ओनर है, वो कंपनी नहीं है। कंपनी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और ओनर की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। समझ में आता है? अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं गुप्ता जी ने मुझसे 10,000 रुपए उधार ले लिया, उसके बाद अब ये वापस नहीं कर रहे हैं। मैं इनके घर जाता हूँ, इनके पापा से बोलता हूँ आपके बच्चे ने मेरे से 10,000 रुपए उधार ले लिए, वो वापस नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मैं अलग हूं, मेरा बच्चा अलग है, आप उससे जाके पैसे मांगो। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये 18 साल का होता है तो। अगर ये 18 साल का है तो लीगली इसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, फैमिली की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बट अगर ये 18 साल से कम है तो
कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जहां पे आपने लिखा है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, वहां ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं टू डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज, टू डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज, टू डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज, टू डिस्टिंक्टिव, याद रखने के लिए बेटा, और कुछ इसका रेलेवेंस नहीं है, डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज। अब मुझे अग्रिम की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, अग्रिम कहां है? हाँ ठीक है, अब सिर्फ अग्रिम से सवाल है। अग्रिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपीचुअल? सिर्फ अग्रिम ही बता सकता है, अग्रिम नहीं, परवेसिव होता है। हाँ, रट्टा मार ले बिजनेस स्टडीज। चलिए, अग्रिम तो नहीं बता पा रहा, मनोविराज से पूछते हैं। मनोविराज बेटा, परपीचुअल नहीं पता? पता है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ डिस्कस करा था, इसीलिए आप दोनों से पूछ रहा हूं। अब भव्य से पूछते हैं। भव्य, परपीचुअल? ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। मन्नत, हाँ चावला जी, परपीचुअल बेटा? चलो ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीरियसली मत हो जाना, ठीक है? अगर मैं कल को मर गया, खुश हो जा रहे हैं, सीरियस तो दूर की बात है, ऐसी बातें नहीं करा करो। हाँ, सिलेबस की चिंता जो है इसको, 12th के बाद तो दिखेगा भी नहीं। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, अच्छा सर चले गए, चलो ठीक है, लॉस हो गया स्टेशनरी का थोड़ा सा। तो अगर मैं कल को चला गया तो मेरी कोचिंग का क्या होगा? नहीं, ये एसेट्स तो चलो घर वाले ले जाएंगे, फैन, कैमरा, पैनल्स तो घर वाले ले जाएंगे, पढ़ाएगा कौन यार? कोई नहीं पढ़ाएगा। अरिशो, बंद नहीं करानी कोचिंग, ठीक है? चलो ठीक है। तो देयर आर फ्यू बिजनेसेस इन इंडिया जो ओनर ड्रिवन होते हैं। ओनर ड्रिवन मतलब जब तक ओनर है तब तक बिजनेस रहेगा, ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं रहेगा। जैसे हमारे टाउन में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर एस.एन. गुप्ता करके, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत साल पहले। अचानक से वो देश छोड़ के किसी और कंट्री में चले गए, तो जैसे उन्होंने देश छोड़ा उनका क्लिनिक बंद हो गया। वाई? क्योंकि वो ओनर ड्रिवन बिजनेस था। ओनर है तो बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो परपीचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, एक ऐसा बिजनेस जो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर ल्यूनाटिक हो जाए, या कोई मेंबर इनसॉल्वेंट हो जाए। यानी कि डेथ, ल्यूनासी और इनसॉल्वेंसी से अगर फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे बिजनेस को परपीचुअल बोला जाता है। अब जैसे हम मान लो सानवी को कल कोचिंग से निकाल दें, तो हमारे एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी कोचिंग एज इट इज चलती चली जाएगी, मतलब परपीचुअल है। ठीक है सर? तो लिखेंगे आफ्टर द सेपरेट लीगल एंटिटी, लिखेंगे विद परपीचुअल सक्सेशन, विद परपीचुअल सक्सेशन। समझ गए होगे दीदी आप? नहीं, विद परपीचुअल सक्सेशन, उसी के आगे आएगा। और परपीचुअल सक्सेशन के नीचे लिखेंगे डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनासी एंड इंसॉल्वेंसी। डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनासी और इंसॉल्वेंसी। बस हो गई, डेफिनेशन खत्म। डेथ, ल्यूनासी और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सॉर्टेड। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैंने जो बोला आप चेक कर लेना। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपीचुअल सक्सेशन। यही है? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता डेफिनेशन में? श्योर। अब इसके आगे ओआर करके और नीचे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अ कंपनी इज अ कंपनी। बस ये डेफिनेशन याद करनी है सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अ कंपनी इज अ कंपनी formed and registered. A company is a company formed and registered under this act a company is a company formed and registered under this act or any of the previous act or any of the previous act. A company is a company formed and registered under this act or any of the previous act. अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी अपने नाम के आगे क्या वर्ड यूज करती है, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो सबको पता है। तो इफ आई से टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी है, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड तो वो भी कंपनी होती है। सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए मैडम आप बताएंगे किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सोच भी रही है दीदी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपसे पूछते हैं, दीदी आप बताओगे किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा। द फर्स्ट थिंग, पैसा होगा तो एम्प्लॉइज आएंगे ना बेटा। तो किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है उस पैसे को क्या बोला जाएगा सर?
कैपिटल। ये बात तो 11th में पढ़ी थी। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल। लेकिन कंपनी के केस में कैपिटल कुछ और होती है। क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे अपनी कोचिंग चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। खुश हो गए बच्चे ना 1000 रुपए सोच के? बस मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। मैंने आप में से कहा कि हर बच्चा मुझे अगर 100 रुपए देता है तो 10 बच्चों से मेरे को सारे पैसे मिल जाएंगे, हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने अपनी कंपनी की ओनरशिप 10 बच्चों में बांट दी। यानी कि हर बच्चा मेरी कंपनी में मेंबर हो गया, मेरी कंपनी का ओनर हो गया, और मैंने हर बच्चे से कितने पैसे ले लिए? 100 रुपए। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने अपनी कंपनी की टोटल कैपिटल के 10 हिस्से कर दिए और हर हिस्सा एक इंसान को दे दिया। तो ये जो टोटल कैपिटल होती है इसको कंपनी बोलती है शेयर कैपिटल, और इसका जो हिस्सा हम लोग बेच देते हैं इस हिस्से को कहा जाता है शेयर। तो शेयर का हिंदी मतलब होता है हिस्सा, तो शेयर का मतलब होता है यूनिट पार्ट। पूरी कंपनी की जो कैपिटल है उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, दैट सबसे छोटा हिस्सा इज नोन एज शेयर। उस शेयर को बेच के जो पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो शेयर क्या होगा? पूरी कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, और शेयर को बेच के जो पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। तो नॉर्मल कैपिटल बिजनेस में होती है, शेयर कैपिटल कंपनी में होती है। ठीक है, याद रहेगा? तो लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। Write down the capital which is raised, the capital which is raised by issuing, the capital which is raised by issuing the shares, the capital which is raised by issuing the shares of a company is known as share capital. The capital which is raised by issuing the shares of a company is known as share capital. जहां raised word लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। raised का मीनिंग नहीं आता तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए, what is the meaning of raised? कलेक्ट करना। raise मतलब कलेक्ट करना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे शेयर। शेयर, SHARE, शेयर। Share is a unit part. Share is a unit part. Share is a unit part of. Share is a unit part of total capital of a company. Share is a unit part of total capital of a company. Share is a unit part of total capital of a company. ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है। चलिए अब क्लास 11 का थोड़ा नॉलेज चेक कर लें। क्लास 11 में शेयर्स के टाइप्स तो पढ़े होंगे सब लोगों ने। दो टाइप के शेयर्स होते थे क्लास 11 में, कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। ये तो पता है ना सर सबको, 11th में थे ना सब लोग? अग्रिम बेटा 11th में थे ना, तो शेयर्स पता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इवन 12th में भी पढ़े होंगे अगर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कभी इक्विटी और प्रेफरेंस। चलो आगे बढ़ोगे तो आप बस बता दो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर्स वो प्रॉफिट मिलता है लास्ट में, और प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिल जाता है। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। बोल मत देना किसी को ये बात है। क्या करते हो तुम लोग? कौन नहीं पढ़ाता? चलो अभी एमिनिटी से पूछेंगे नहीं, आर्यन से पूछते हैं। आर्यन, ये जो डेफिनेशन दोनों इन लोगों ने बोली क्या ये करेक्ट है? सर हृदय, करेक्ट बोला इन लोगों ने। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें लास्ट में प्रॉफिट मिलता है, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं इनके वोटिंग राइट होते हैं। क्या ये करेक्ट है? क्या अगर मेरे को पूछना हो लाइक मेरे को आइडेंटिफाई करना हो कि गुप्ता जी से पूछूं तुम कौन हो, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूं, बड़ा अजीब लगेगा ना बोलते हुए। तो तुम भी तो यही बोल रहे हो मुझे सबसे लास्ट में खाना मिलता है, जब पिटाई होती है सबसे पहले मेरे को पकड़ा जाता है। ये क्या बात होती है यार? किसी से पूछ रहे हैं आप कौन हो तो बताओ ना कौन हो। इक्विटी शेयर्स कौन है? ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? मैंने ये नहीं पूछा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मैंने पूछा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। पता नहीं, रौनक सोच रहा है तो कभी सुना नहीं है। चैतन्य को पता होगा। चैतन्य, इक्विटी शेयर्स बेटा क्या होते हैं? सबका
अपर्णा दीदी, सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा बेटा, बता दो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो आता ही है, थोड़ा शो ऑफ भी कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। क्या हुआ, अच्छी है ना डेफिनेशन? गुप्ता जी कह रहे हैं मैं संयम नहीं हूं, बस मैं गुप्ता जी हूं। भाई मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात भी हमारे लॉ में लिखी है, कानून में मैंने देखो लिखा है सेक्शन 4। हमारा कानून कहता है इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतना ही बेवकूफ नहीं है कानून बेटा, सबने अपनी तरह समझ रखा है सबको। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, और उसके नीचे वो बता रहे हैं कि प्रेफरेंस कौन है। तो प्रेफरेंस को लेकर उन्होंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीपेमेंट के टाइम पे। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीपेमेंट के टाइम पे। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हो गए? जिन्हें प्रेफरेंस नहीं मिलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीपेमेंट के टाइम पे। याद रहेगा सर? तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। कभी कभी लगता है तुम 10th से सीधे 12th में ही आ गए हो। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। उसके नीचे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which gets the preference. Preference shares are those shares which gets the preference over repayment and dividend distribution. Over repayment and dividend distribution. Over repayment and dividend distribution. ठीक है, ओवर रीपेमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सॉर्टेड है, समझ में आ रहा है? चलो अब जो पूछने जा रहा हूं ये तो पक्का 11th में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, चल जाएगा। पढ़ा है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? नहीं ना, छोड़ो, इग्नोर करो, बाद में देखेंगे, अभी टाइम है। नेक्स्ट हेडिंग आएगा टाइप्स ऑफ कैपिटल। कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे, नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पहला टाइप लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैं बिल भेज दूंगा बेटा। हाँ, ये जो सारी टर्म्स एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ना इसके लिए, ठीक है। हाँ जी सर, पहला टाइप का कैपिटल आ गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब देखो आर्यन से पूछते हैं, आर्यन आपके स्कूल में तो चैप्टर शुरू हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं, आपको पता ही होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो अनऑथोराइज नहीं होता। वेरी गुड, केबीसी में 7 करोड़ जीत गए आप, वहीं पे छोड़ा ही है। चलिए, ऑथोराइज कैपिटल मिस, ओके। अच्छा, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, ताकत। तो ऑथोराइज मतलब क्या होता है? ऑथोराइज क्या चीज? जिसके पास पावर है, पावरफुल, ओके। शक्तिमान है, स्पाइडरमैन है, कौन है? हाँ जी बेटा, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। चल, ऑथोराइज है, ऑथोराइज वर्ड तो पढ़ा होगा ना, लिखा होता है स्कूल में कभी कभी, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू सो, या यू आर ऑथोराइज टू डू सो, ऐसा कुछ। सॉरी, हाँ रजिस्टर्ड, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये मीनिंग नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव नेम है, ये ऑल्टरनेटिव नेम है। ऑथोराइज मतलब परमिशन, सैंक्शन, अलाउड, इसे बोलते हैं ऑथोराइज। तो जब मैं कोई कंपनी रजिस्टर कराता हूं, मार्केट में जाता हूं, गवर्नमेंट के पास अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कराता हूं, तो गवर्नमेंट मुझसे एक सवाल पूछती है। सवाल होता है पूरी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए? तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरी जिंदगी में कितने पैसे चाहिए, तो कितने बताओगे? 10,000 करोड़ मान लो आपने बोल दिए। हो सकता है 5 साल के बाद ये पैसे कम पड़ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप इसे बढ़ा लेना, भगवान को बोल देना भगवान और पैसे चाहिए थोड़े से। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है पूरी जिंदगी में एक कंपनी मार्केट से कितने पैसे इकट्ठे कर सकती है मैक्सिमम, ये ऑथोराइज कैपिटल है। अब आज से 50 साल पहले अगर कोई कंपनी बनी होगी तो उसने बोला होगा कि मैं पूरी जिंदगी में 10,000 रुपए मार्केट से इकट्ठे करूंगी,
हो सकता है 50 साल पहले टाइम सस्ता था, आज जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी ये अमाउंट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो ऑथराइज का मतलब होता है वो कैपिटल जो पूरी जिंदगी में कोई कंपनी मार्केट से कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी a company can raise, a maximum amount of money a company can raise by issue of shares from the market. The maximum amount of money a company can raise by issue of shares from the market. From the market. ठीक है? अच्छा, क्या लोन ले सकती है कंपनी इसके अलावा? मैंने क्या बोला है? शेयर्स बेच के मैक्सिमम इतने पैसे कर सकते हो, इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? मार्केट से लोन ले लोगे। याद रहेगा सर? पक्का लिखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। थ्योरी थोड़ी भारी हो जाती है ना, मजबूरी है दीदी, क्या करें, कानून है। और रजिस्टर्ड कैपिटल, पक्का सॉर्टेड है, याद रहेगा। चलो बस एक छोटा सा, बस एक पॉइंट और है, ज्यादा नहीं, एक लास्ट पॉइंट। आपने कभी काउंट करा यहाँ पे कितने बच्चों के बैठने की जगह है? काउंट करना जरा, कौन है 38 वाला इतना एक्सरेट? भूमि, तो बस यही करती रहे सारा दिन ना। चलो मैं बताता हूँ, इनिशियली मैं बताता हूँ। 2 रोज हैं, दोनों रोज में 7-7 फर्नीचर के सेट हैं। तो जब मैंने फर्नीचर बनाया तो मुझसे मेरे आर्किटेक्ट ने पूछा आप मैक्सिमम यहाँ पे कितने बच्चे बिठाना चाहते हो? तो मैंने एक मैक्सिमम लिमिट बता दी कि मुझे मैक्सिमम इतने ही बच्चे अपनी क्लास में चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो जो मैंने मैक्सिमम लिमिट उन्हें बताई, दैट्स ऑथोराइज्ड। उसके अलावा भी करने पड़ रहे हैं, बट मैक्सिमम लिमिट जो मैंने बताई उससे क्या बोलेंगे? ऑथोराइज। तो जब हम अपनी कंपनी मार्केट में रजिस्टर कराते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि मैक्सिमम कितने पैसे, तो हम रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जो भी हम रैंडम डेटा बोलेंगे दैट्स नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। हम उससे ज्यादा नहीं मांग सकते, उससे कम मांग सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है? अब मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने आर्किटेक्ट को बताया कि मुझे मैक्सिमम इतने लोगों की जगह चाहिए, क्या यह जरूरी है कि मैं उतने ही लोग बिठाऊं? उससे कम नहीं बिठा सकता? बिठा सकता हूं ना। तो मैंने मान लो 35 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का क्लासरूम बनाया और मैंने इनवाइट करा बच्चों को कि आइए और 35 स्टूडेंट्स की स्पेस मेरे पास है, एडमिशंस ले लीजिए। तो मैंने कितने एप्लीकेशंस मांगे? 35। यानी कि जितने एप्लीकेशंस मैं मांगता हूं उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल। डिफरेंस समझेंगे सर? मैं कितने मांग सकता हूं दैट्स ऑथोराइज्ड, मैं कितने मांगता हूं दैट्स इशूड। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट इशूड कैपिटल। A part of the authorized capital, a part of the authorized capital which is invited, a part of the authorized capital which is invited, which is invited। ठीक है, पक्का? चलो तो अब एक बार रिकॉल कर लें सारी चीजें। तो कंपनी क्या होती है सर? ऐसे नहीं, मैं जैसे सोचा था कि एक बार एमिनिटी वाले स्टाइल से हो जाता। अ कंपनी इज अ, नहीं मजा नहीं आ रहा सर, नहीं दीदी, थोड़ा जोर से मेरे साथ बोलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, जो छोटे बच्चों को याद कराते ना वैसे ही। अ कंपनी इज अ, अरे नहीं ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आवाज नहीं आ रही। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नहीं, चावला दीदी नहीं बोल रही है, दीदी थोड़ा जोर से। क्लासरूम नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having separate legal entity, with perpetual succession। बस बढ़िया हो गया, तो मजा आ गया। चलो अब ऑथराइज कैपिटल कितनी कैपिटल होती है? मैक्सिमम कैपिटल होती है। इशूड कितनी होती है? इनवाइटेड। अ पार्ट ऑफ ऑथराइज जो हमने इनवाइट करा है। ऑथराइज का दूसरा नाम क्या होता है? और एक और नाम क्या होता है? नॉमिनल होता है। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? इक्विटी कौन से शेयर्स होते हैं? जो प्रेफरेंस नहीं होते। और प्रेफरेंस कौन से होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंस होता है, किसका? रीपेमेंट का और डिविडेंड का। बस बढ़िया, इतना याद हो गया। चलो ठीक है सर।